बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल। आज हम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। इसमें हम आपको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले चंद पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि आपने ट्रस्ट करना है प्रोसेस को। आपने जो भी सेशन आपको करवाए जाएंगे, जो भी लेक्चर्स दिए जाएंगे, उनको लेना है प्रॉपरली। उनको खुद उनके हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और उन एमसीक्यूज़ को लेके पढ़ना है लाजमी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जहन में ये क्वेश्चन लाजमी आएगा कि ये लेक्चर्स बहुत छोटे हैं, इसमें तो 40 एमसीक्यूज़ या 50 एमसीक्यूज़ ही कवर कर रहे हैं एक लेक्चर में, या जो टेस्ट है वो सिर्फ 20 एमसीक्यूज़ का आ रहा है, तो सारे एमसीक्यूज़ क्यों नहीं डिस्कस किए जा रहे। तो इस बात का आंसर ये है कि जो भी आपको प्लेटफॉर्म प्रेपरेशन करवाएगा उसका पर्पस ये है गाइडेंस देना। सो हमारा पर्पस भी ये है कि हमने आपको गाइड करना है प्रॉपरली, आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है, जो भी ऑथेंटिक मटेरियल है वो प्रोवाइड करना है, आपके साथ जो डेली के टेस्ट शेयर करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। लेकिन जो आप बाकी मेहनत है वो आपकी अपनी होगी। यानी कि अगर हम इसको इस तरह देखें कि 1% सिर्फ हमारी तरफ से होगा इन चीज़ों की सेंस में कि आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए, या आपको टेस्ट दे दिए जाएं, या आपको अपडेट रखा जाए लेटेस्ट न्यूज़ से। लेकिन 99% मेहनत आपकी है। आपने कैसे लेके चलना है, आपने क्या स्ट्रेटजी बनानी है, वो आप पे डिपेंड करेगा। पीपीएससी में या आपने कोई भी टेस्ट या एग्ज़ाम में स्पून फीडिंग नहीं चलेगी कि आपको एक एक एमसीक्यूज़ याद करवाया जाए, एक एक टॉपिक कवर करवाया जाए, ऐसे नहीं चलेगा। इस तरह क्यों, ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 1 माह का टाइम है, 9 मेजर्स को करना है और इतने एमसीक्यूज़ को कवर करना है। तो हमारे पास तो हर मेजर को 2 से 3 दिन या 4 दिन दें तो फिर हमारे पास ये कवर हो रहा है। सो इसलिए आपने अपने बिहाफ पे तैयारी करनी है, अपनी मेहनत करनी है, अपनी डेडिकेशन के साथ चलना है। आपके साथ हम हर तरह से तावन करेंगे। सेकेंडली, आपको ये भी पता होगा कि ये जो 1000 एमसीक्यूज़ हैं हर मेजर में, उनमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ के गलत आंसर्स दिए गए हैं, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। जिस तरह कुछ हेडक्वार्टर्स चेंज हो चुके हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें रिसेंट जो हैं वो उसकी वजह से फिगर्स चेंज हो गई हैं। अगर इकोनॉमिक सर्वे के कोई क्वेश्चंस हैं या रिसेंट एरिया से रेलिवेंट या प्रोडक्शन से रेलिवेंट, यील्ड से रेलिवेंट, तो चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो आपने वो अपडेटेड वन करनी है। सो अगर हमारी डिस्कशन के दौरान या इसमें कोई ऐसा एमसीक्यूज़ आ जाए जो हम पुराना बोल रहे हैं या जो आपको लगे कि ये गलत है, इसका ये करेक्ट वर्जन है, तो आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी करने हैं ताकि वो हमें भी उसका पता चले और बाकी स्टूडेंट्स भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चले हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब। जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाय ऑगस्ट वीज़मैन, जोहानसन, वेविलोव, मेंडल, और राइट आंसर है इसका ऑगस्ट वीज़मैन। अच्छा, यहाँ पे रुक के अब मैं बताऊँगी। अब ये एमसीक्यूज़ हमारे सामने है, तो आपने अपना इंटरनेट सोर्स सामने रखना है और आपने ये एमसीक्यूज़ रीड किया। आपने इसमें जो भी वर्ड्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनको रीड करते जाना है। आप ये करते जाएंगे तो आप प्रोसेस को ट्रस्ट करेंगे कि ये, तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो बेसिक के वो कवर होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जर्म प्लाज्म थ्योरी है, तो आप सर्च करेंगे कि जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या है, तो ये हमें पता चलेगा कि ये वीज़मैन ने ये प्रपोज की थी थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ये था कि ह्यूमन जो सेल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सोमैटिक सेल और जो हमारे पास जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो उसमें वो इनहेरिटेंस में रोल प्ले नहीं करते जर्म सेल्स में, और जर्म सेल्स में जो चेंजेस आएंगी वो ही नेक्स्ट इनहेरिट होंगी।
सेकंड यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट का नेम देख लें, जो हैंसन लिखा हुआ है। तो इसका ये है कि इसका ये काम था कि इसने वर्ड जो कॉइन किया था टर्म्स जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप। वेबिलोव का बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि वेबिलोव ने जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं उनके सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी डिफाइन किए थे। नेक्स्ट मेंडल जिसके लॉज जो हैं वो पीबीजी की एक बेस हैं। तो मेंडल ने लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्रपोज किए थे। आपने फिर इन लॉज की डेफिनेशन भी साथ ही देख लेनी है। हमारे पास अब ये हम इस एरा में बैठ के हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास नॉलेज नहीं है या हमारे पास, आपके पास इंटरनेट सोर्स है, फ़ौरन से आप सर्च करें तो आपके पास आ जाए। और आपने ये हैंड रिटन नोट्स साथ साथ बनाते रहना है। हैंड रिटन नोट्स से ये होगा कि आप अपने हाथ से बनाए गए नोट्स याद रहते हैं। सेकेंडली, आपने जो चीज़ आपको मुश्किल लगे आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आपने वहाँ पे स्टक नहीं करना, आपने उसको हाईलाइट कर लेना है, ताकि जिस दिन आप फ्रेश फील कर रहे हों या कॉन्फिडेंट फील कर रहे हों तो दोबारा हाईलाइटेड चीज़ें आप दोबारा से रीड आउट करें ताकि आपको वो याद हो जाए। सेकंड जो पॉइंट है ये कि आपने डिस्कशन करनी है अपने फेलोज़ के साथ। और इसमें यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताऊँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, अपने नोट्स शेयर नहीं करते, उनको गाइड नहीं करते कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाएं। तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। कोई भी किसी की मेहनत किसी को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर आपने मेहनत की है तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपने जो मेहनत की है, जो आपने याद किया है, वो आपका याद किया हुआ कोई दूसरा नहीं ले सकता आपसे। इसलिए और जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे, जितना दूसरों को गाइड करेंगे, उनको बताएंगे, आप देखेंगे कि आपके नॉलेज में उतना ही इजाफा होगा और एट द एंड इस चीज़ का रिवॉर्ड भी मिलता है आपको। चलें अब नेक्स्ट MCQs की जानिब बढ़ते हैं। विच डील्स विद राइस क्रॉप इंटरनेशनली? इकार्डा, सिमिट, इरी, इक्रीसेट। एंड द राइट आंसर इज़ इरी। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड टॉपिक ये आ जाएगा कि हमने जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जो प्लांट ब्रीडिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं या क्रॉप डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है। उसमें हमने क्या पोर्शंस रखने हैं, उनके नेम्स, फुल नेम्स, उनकी एब्रीवेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स किधर हैं, उनकी मैंडेट क्रॉप्स क्या हैं। तो ये एक लिस्ट बना लेनी है। एक सैम्पल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इरी, इसकी फुल नेम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसमें रिसर्च प्रोग्राम में इसमें है राइस और लोकेशन क्या है इसकी, फिलीपींस। इसी तरह सीमेंट है, इंटरनेशनल मेज़ एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, और इसकी जो मैंडेट क्रॉप्स हैं मेज़, व्हीट, ट्रिटिकेल और बार्ले, और लोकेशन है इसकी मैक्सिको। नेक्स्ट हमारे पास है इक्रीसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसकी मैंडेट क्रॉप्स भी गिवन है चिकपी, पिजन पी, पर्ल मिलेट, सोरगम और ग्राउंडनट, और इक्रीसेट है इंडिया में। नेक्स्ट इकार्डा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज़, और इसका जो हमारे पास मैंडेट क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, ट्रिटिकेल, फाबा बीन, लेंटिल, चिकपी और फॉरेजेस, और इसका जो हेडक्वार्टर है सीरिया में। ये हमारे पास जो MCQs थे उनके ये इंस्टीट्यूट्स हैं। बाकी की भी लिस्ट है, आपने सबको देख लेना है, रीड कर लेना है। इसके अलावा भी अगर कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जिस तरह के FAO है, उसका भी आपने खुद से ऐड करने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और ये हेडक्वार्टर्स की लिस्ट बना के इसको तैयार करेंगे। ये देखें उस MCQs की हमने डिटेल में प्रेपरेशन की, तो साथ ही थर्ड MCQs आ गया इकार्डा इज़ लोकेटेड इन। तो लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे इकार्डा लोकेटेड इन सीरिया। तो हमारा ये MCQs ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, आंसर इसका आएगा सीरिया। नेक्स्ट, चेंज इन एग्जैक्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एन्यूप्लाइडी, हाइपोप्लाइडी, हाइपरप्लाइडी, यूप्लाइडी, और आंसर है इसका यूप्लाइडी। ये हमारे पास
इस एमसीक्यूज़ का आपने डिटेल में अगर स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा प्लाइडी का एक टॉपिक कवर हो जाएगा। प्लाइडी की दो टाइप्स हैं, यू प्लाइडी एंड यू प्लाइडी। यू प्लाइडी है कि अगर जो हमारे पास एग्जैक्ट सेट जो है, सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये यूप्लाइडी एंड यूप्लाइडी में एग्जैक्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, वेरिएशन होगी नंबर्स के हवाले से। फॉर एग्जांपल यूप्लाइडी की डिटेल्स में देखें, मोनोप्लाइडी में मोनो मतलब 1, इसमें हाफ क्रोमोसोम्स हैं लेकिन एग्जैक्ट सेट होगा, इसमें कोई एक आध क्रोमोसोम नहीं, एग्जैक्ट सेट होगा। डिप्लॉइडी एन का डबल हो गया है, एग्जैक्ट सेट डबल हो गया है, डिप्लॉइडी। एंड पॉलीप्लाइडी में आगे दो टाइप्स हैं, ऑटो पॉलीप्लाइडी और एलो पॉलीप्लाइडी। अगर जो हमारे पास जो क्रोमोसोम सेट डबल हो रहे हैं वो सेम स्पीशीज़ से होंगे तो वो ऑटो पॉलीप्लाइडी, और अगर डिफरेंट स्पीशीज़ से होंगे तो वो एलो पॉलीप्लाइडी। सेकेंड है एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी है कि इसमें एग्जैक्ट सेट की बात नहीं होगी, इसमें 1, 2, 3 क्रोमोसोम्स की बात होगी, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स चेंज हो रहे हैं। इसकी टाइप्स हैं हाइपोप्लाइडी, हाइपरप्लाइडी। हाइपोप्लाइडी मीन इसकी आगे दो टाइप्स हैं, मोनोजोमी। इसमें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अगर ह्यूमन, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर 46 में से एक माइनस हो जाए, एक क्रोमोसोम निकल जाए, 45 रह जाए, तो ये होगा हमारे पास मोनोजोमी। और अगर उसी सेट का दूसरा क्रोमोसोम भी निकल जाए तो वो नलीजोमी। तो हाइपोप्लाइडी मीन हाइपोमीन होने कम होंगे कि 1, 2 या 3 जो क्रोमोसोम्स हैं वो कम होंगे। हाइपरप्लाइडी में 1, 2 या 3 जो क्रोमोसोम्स हैं ऐड होंगे, जिस तरह के हमारे पास इसकी टाइप्स होंगे ट्राइजोमी और टेट्राजोमी। तो इस तरह आप डिटेल में रीड आउट करेंगे और इनकी एग्जांपल्स भी देख लेंगे। तो ऑटो पॉलीप्लाइडी की एग्जांपल में आ जाएंगे पोटैटो, शुगर केन, अल्फाल्फा, और एलो में आ जाएंगे कॉटन एंड व्हीट। सो इस अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाईएस्ट ऑयल कंटेंट्स इन सनफ्लावर, ब्रासिका, सोयाबीन, सेसेमी, एंड द राइट आंसर इज सेसेमी। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने जो भी हमारे पास पाकिस्तान के मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लें और उनके आगे ऑयल कंटेंट्स लिख दें। जिस तरह इन एमसीक्यूज़ में जो है उनके मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले है सनफ्लावर के ऑयल कंटेंट्स की रेंज है 25 to 35%। ब्रासिका में 38%। सोयाबीन में इन सबसे कम जो है वो ऑयल कंटेंट्स होते हैं 18 to 22%। और सेसेमी में इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा है 58%। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स फॉल आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ मेल पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट, बोथ पेरेंट्स, नन ऑफ दीज, एंड द राइट आंसर इज बोथ पेरेंट्स। अब सेग्रीगेशन का तो हमें आइडिया है कि जब किसी ए का क्रॉस करवाया जाए बी से और उसके ऑफस्प्रिंग होंगे ए बी, और जब उनका हम सेल्फिंग करवाई जाए F1 की तो उसमें सेग्रीगेशन होती है। तो अगर वो सेग्रीगेंट्स उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा है, आइदर पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में, तो वो उनको हम कहेंगे ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स। फॉर एग्जांपल 2 वैरायटीज़ का क्रॉस करवाया, उनकी जो आगे हाइब्रिड F1 आई, उसमें जब उसकी F2 ली तो उसमें सेग्रीगेशन हुई और हमें बाज़ ऐसी उसमें लाइंस मिल गई जिनकी यील्ड मेल पेरेंट्स से भी ज़्यादा थी और फीमेल पेरेंट्स से भी ज़्यादा थी एक्सट्रीम साइड पे। या फिर एक
ऐसा प्लांट मिला हमें जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस थी, जबकि उसके दोनों पेरेंट्स में रेजिस्टेंस नहीं थी, यानी कि वो अपने दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गया है। तो उन प्लांट्स को हम कहेंगे ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स। नेक्स्ट है प्रोटीन कंटेंट इन बार्ले इज लोअर देन मेज, राइस, वीट, नन ऑफ दिस, एंड द आंसर इज वीट। सबसे ज़्यादा इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास प्रोटीन कंटेंट है वो वीट में है, उसके बाद बार्ले में है, उसके बाद मेज़ में, और उसके बाद राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलोगेमी लीड्स टू होमोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी, सेग्रीगेशन, नन ऑफ दिस, एंड द आंसर इज हेट्रोजाइगोसिटी। अब इसका कॉन्सेप्ट ले लें आप लोग, आपको जर्नल टर्म्स का तो इसको बिल्कुल पता होगा। ऑटोगैमी और एलोगैमी। ऑटोगैमी हम कहेंगे टर्म्स है सेल्फिंग के लिए, और एलोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। वैसे भी आप टर्म को अगर एनालाइज करें, एलो का मीन जहाँ भी आएगा तो आपने ये याद रखना है डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज, भले वो एलो पॉलीप्लाइडी का वर्ड आ जाए वहाँ पे भी डिफरेंट सोर्सेज, या एलोगैमी तो यहाँ भी डिफरेंट सोर्सेज। और गैमी मीन मैरिज, यानी कि दो डिफरेंट प्लांट्स का में इन्वॉल्व होती है पॉलिनेशन में। तो ये हमारे पास होगी एलोगैमी। और अगर सेल्फिंग की बात की जाए उसको हम कहेंगे ऑटोगैमी। अब जो सेल्फ पॉलिनेटेड, जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो वहाँ पे हमें पता है कि वहाँ पे होमोजाइगोसिटी होती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी ये लीड करती है टुवर्ड्स हेट्रोजाइगोसिटी। अब इसमें इस टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे तो हमारा एक और टॉपिक कवर हो जाएगा कि जो मोड ऑफ पॉलिनेशंस की टाइप्स हैं ये भी हमें बेसिक्स में पढ़ाई जाती हैं। जैसे अनीमोफिलिस है, अनीमोफिली है थ्रू विंड, हाइड्रोफिली थ्रू वाटर, जूओफिली थ्रू एनिमल, और एंटोफिली थ्रू इंसेक्ट। अब यहाँ पे दो टर्म्स को हम फिर नेक्स्ट देख लेंगे। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा, तो ये है पॉलिनेशन। जबकि फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन में ट्रांसफ़र का वर्ड आएगा कि पोलन जो है मेल पेरेंट से ट्रांसफ़र होके फीमेल पेरेंट की पे चला गया है, ट्रांसफ़र का वर्ड आएगा तो पॉलिनेशन। और अगर फ्यूजन या यूनियन का वर्ड आएगा तो वो होगा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट MCQs इज polygenic characters are governed by few genes, single gene, several genes, none of these, and the answer is several genes। अब इसमें आपको नाम से ही जाहिर होगा, पोली का मतलब है मैनी और जेनिक मीन जीन्स, तो नाम से ही पता चल गया कि पॉलीजेनिक करैक्टर्स हैं, उसमें सेवरल जीन्स इन्वॉल्व होंगी। इसी तरह अगर एक जीन करैक्टर को कंट्रोल कर रही है तो हम उसको मोनोजेनिक करैक्टर्स कहेंगे, और अगर फ्यू जीन्स कंट्रोल कर रही हैं तो उसको ओलिगोजेनिक कहेंगे। तो तीन हमारे पास कैटेगरीज आ गई, मोनोजेनिक, ओलिगोजेनिक एंड पॉलीजेनिक करैक्टर्स। विच वन इज़ नॉट अ रबी क्रॉप? ग्राम, लैंडिल, मूंग, बार्ले, एंड द आंसर इज़ मूंग। अब यहाँ पे आपने 1 मिनट स्टॉप करना है, आपने फिर से नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स बना लें। ये जो रबी खरीफ क्रॉप्स, ये आपको सारे मेजर्स की बेसिक्स में ही रीड, एग्रोनॉमी में हमने रीड की, तो इसलिए ये नहीं है कि ये फ़लाँ मेजर से स्पेसिफिक है, आपकी ये जनरल प्रेपरेशन के लिए है। आपने रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स इनका चार्ट बना लेना है। ये बने बनाए भी आपको फ़ोटोशॉप से मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने हाथ से बनाएं। जो आप अपने हाथ से बनाएंगे वो आपको याद करने में भी आसानी होगी। सो रबी और ख़रीफ क्रॉप का उसका चार्ट बना लें, उनका सोइंग टाइम, उन सोइंग डेट, सीड रेट
और ये सारी और उनकी जो रिसेंट वैरायटीज़ हैं, ये 3-4 कॉलम्स बना के आपने ये सारी चीज़ें उसमें नोट कर लेनी है। तो ये 1 पेज पे आपका सारा रबी खरीफ जो है वो क्रॉप्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज मॉडर्न वीट इज हेक्साप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, और द आंसर इज हेक्साप्लॉइड। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि वीट के साथ क्या टर्म यूज़ की गई है। अगर मॉडर्न या कल्टीवेटेड वीट का कहा जाएगा तो आपने उसको कहना है कि हेक्साप्लॉइड है। तो इसका एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा, मैं आपके साथ वहाँ भी शेयर कर लूँगी। तो यहाँ उसमें आपको सारी डिटेल बताई जाएगी कि वो हेक्साप्लॉइड वीट है तो वो कौन सी वीट है, डिप्लॉइड वीट का क्या नाम है, टेट्राप्लॉइड वीट का क्या नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल, एडवेंटिशियस एम्ब्रियो, पार्थिनोजेनेसिस, एपोगैमी, एपोस्पोरी, एंड द राइट आंसर इज पार्थिनोजेनेसिस। ये अब प्लांट ब्रीडिंग में एपोमिक्सिस का टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि एपोमिक्सिस क्या होती है। एपोमिक्सिस का मतलब है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि सीड बनेगा लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, उसको कहेंगे एपोमिक्सिस। इसके जो सेकंड जो टर्म है वो आती है एम्फीमिक्सिस। वो हमारी जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के थ्रू सीड सेटिंग होती है उसको हम साइंटिफिक टर्म्स में एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। और एपोमिक्सिस है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये जो इस एमसीक्यूज में सारी टाइप्स बताई गई हैं ये एपोमिक्सिस की टाइप्स हैं। अब आपने इस टॉपिक पे ध्यान देना है कि अगर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो की बात की गई है, जिस तरह इस एमसीक्यूज के शुरू में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो की फॉर्मेशन अगर तो हो रही है एग सेल से, ये आपने नोट कर लें अपने डायरीज पे कि अगर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है एग सेल से तो वो हमारे पास होगी पार्थिनोजेनेसिस, एडवेंटिशियस पार्थिनोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल, ये हमारे पास होगी पार्थिनोजेनेसिस। अगर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो रही है हमारी वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल्स से, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है ओव्यूल के सेल से, तो वो होगी एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। और अगर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है फ्रॉम अदर देन एग सेल्स, यानी कि एग सेल्स के अलावा कौन से होते हैं हमारे पास, फ्लावर स्ट्रक्चर पढ़ें या उसमें होता है साइनर्जिड्स या एंटीपोडल्स, यानी कि अदर देन एग सेल्स, तो वो हमारे पास होगी एपिगैमी। ये तीनों टर्म्स की आपको समझ आ जाएगी। इसमें होगा सबसे आपने की टर्म याद रखनी है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो अगर एग सेल से हो रही है तो पार्थिनोजेनेसिस, अगर ओव्यूल के वेजिटेटिव सेल से हो रही है एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, और अगर वो अदर देन एग सेल से हो रही है यानी साइनर्जिड से या एंटीपोडल से, वो एपोगैमी। लेकिन अगर वर्ड आ जाए फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ओव्यूल, तो वो हमारे पास आएगा इसका आंसर एपोस्पोरी। और इसका एक और टर्म होता है एपोस्पोरी और सेकंड होती है डिप्लोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी में होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगास्पोर। मेगास्पोर को पता है ना आपको, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो इन्वॉल्व होता है पार्ट, मेगास्पोर, वो डिप्लोस्पोरी। तो एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी में वर्ड आएगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। आपने सबसे पहले इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या चीज़ किसके लिए है, तो आपने दो टर्म्स का ख्याल रखना है। अगर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है तो आपने सारे एमसीक्यूज कट कर देने, आपने सिर्फ देखना है इसमें एपोस्पोरी या डिप्लोस्पोरी का ऑप्शन है। अगर तो एम्ब्रियो सैक जो है वो हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल से बन रहा है तो वो एपोस्पोरी है, और अगर वो मेगास्पोर से बन रहा है तो वो डिप्लोस्पोरी। और अगर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो का सिर्फ एम्ब्रियो की बात की जा रही है तो वो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है अ फ्लावर विथ सेपल्स, पेटल्स एंड स्टिग्मा इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर,
perfect flower, imperfect flower, and the answer is complete flower. अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक फ्लावर की डायग्राम अपने सामने खोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये, इसमें अब 4 पार्ट्स को हाईलाइट किया गया और हमने इन्हीं 4 पार्ट्स को देखना है. पेटल्स और सेपल्स, स्टेमन और पिस्टल. अगर तो ये चारों पार्ट्स एक फ्लावर में मौजूद हैं, उस फ्लावर को हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर. अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी मिसिंग है तो वो होगा इनकम्प्लीट फ्लावर. तो ये हमने चारों को अगर देख के चलेंगे तो चारों अगर जिसमें मौजूद हैं वो कंप्लीट फ्लावर है और कोई एक आध मिसिंग है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है. सेकंड कैटेगरी है परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्लावर्स की. उसमें हमने पेटल्स या सेपल्स को नहीं देखना, उसमें हमने देखना है स्टेमन और पिस्टल को. आपको ये आइडिया होगा स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात हो रही है, पिस्टल का मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात हो रही है. तो अगर तो दोनों पार्ट एक फ्लावर में मौजूद हैं, जिस तरह के हमारे सामने डायग्राम में दोनों पार्ट स्टेमन और पिस्टल एक ही फ्लावर में मौजूद हैं, तो ये फ्लावर होगा परफेक्ट फ्लावर. और अगर इसमें से किसी में से एक मिसिंग है, जिस तरह के मोनोएशियस फ्लावर्स में होता है, जिस तरह के डेट पाम वगैरह में, तो वो हमारे पास होगा कि मेल पार्ट एक फ्लावर में है, फीमेल पार्ट दूसरे फ्लावर में, यानी कि एक फ्लावर में सिर्फ एक पार्ट मौजूद है, तो वो हमारे पास होगा इम्परफेक्ट फ्लावर. तो हमारी 2 कैटेगरीज कवर होगी, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर. फिर सेकंड कैटेगरी है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट फ्लावर्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जीन हैविंग नो काउंटर एलीलिक पार्ट इज कॉल्ड homozygous, heterozygous, hemizygous, none of these, and the answer is hemizygous. अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूँ कि जो अलील है, अलील जो है वो हमें पता है कि एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील. अब अलील्स में एक जीन की अगर 2 अलील्स हैं, फॉर एग्जांपल एक जीन की 2 अलील्स हैं ए और बी, तो अगर एक जीन की अगर तो ए है, दोनों अलील्स सेम हैं, वो होंगी होमोजाइगस. अगर तो एक जो कैपिटल ए या स्मॉल है तो वो होमोजाइगस. अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए है या कैपिटल ए स्मॉल है तो वो हेट्रोजाइगस. और अगर कोई अलील मिसिंग है, यानी कि ए है लेकिन स्मॉल ए नहीं है या कैपिटल ए नहीं है, सिर्फ एक अलील है, तो वो हमारे पास होगी हेमिजाइगस. इसकी कॉमन एग्जांपल दे दी जाएगी ह्यूमन में. मेल जो सेक्स क्रोमोसोम है वाई क्रोमोसोम. आपको पता है कि वाई क्रोमोसोम जो है वो शॉर्ट क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम की निस्बत. तो वो पार्ट जो वाई में नहीं है, वो यानी कि वाई का वो पार्ट जो एक्स में तो मौजूद है लेकिन उसकी अल्टरनेट वाई में उस पार्ट पे कोई अलील मौजूद नहीं है, तो वो सारी जीन्स को हम हेमिजाइगस कहेंगे. प्रोजनी ऑफ रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, प्री बेसिक सीड, बेसिक सीड, एंड द आंसर इज सर्टिफाइड सीड. यहाँ पे आपको ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि एओ या साइंटिफिक ऑफिसर के पेपर्स में अक्सर आ जाता है. इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें इनका पूछा जा सकता है कि ये इनकी प्रोजनी के नाम जिस तरह के इस एमसीक्यूज में है, या जो है लेबल्स के किस जो सीड के लिए क्या लेबल पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, किस कलर का. और थर्ड ये कि वो रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि वो एफएससी एंड आरडी से रजिस्टर्ड हैं या नहीं है. तो ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन का आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा. जिस तरह के मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ये एक हमारे सामने चार्ट खुल गया. इसमें सबसे पहले है ब्रीडर न्यूक्लियस सीड, BNS भी इसको कहेंगे. ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट सीड है किसी भी वैरायटी का. और ये कोई भी जो ब्रीडर पर्सनली जो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या स्टेशन में जो एक ब्रीडर है वो प्रिपेयर करता है किसी भी पर्टिकुलर वैरायटी का सीड, उसको कहते हैं ब्रीडर न्यूक्लियस सीड या BNS. अब ये जो है वो अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, पर्सनली उसको किया जाता है, प्योरेस्ट है. तो इसमें अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ होता है एफएससी एंड आरडी से, तो कोई भी इसका जो लेबल है वो इशू नहीं किया जाता. और ये जो है हम सिर्फ इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीड टेस्टिंग रिपोर्ट्स या सर्टिफिकेट्स के थ्रू.
ठीक है। आपने इसमें कैटेगरी भी याद रखनी है, आपने इसमें एजेंसी भी याद रखनी है कि कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है और आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। नेक्स्ट है प्री बेसिक सीड। जो अब ब्रीडर न्यूक्लियस सीड बीएनएस की प्रोजनी को हम कहेंगे प्री बेसिक सीड। जो बीएनएस है वो प्योर सीड है, लेकिन जो प्री बेसिक सीड है इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन या इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं थोड़ा, तो इसकी वजह से, लेकिन इसकी भी जेनेटिक प्योरिटी हाई होती है और ये भी जो उस रिस्पेक्टिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही प्रोड्यूस किया जाता है। और इसकी जो है इसकी जो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी हमें पता चलेगा, वाइट कलर लेबल्स विद डायगोनल वॉयलेट लाइंस। और ये इशू कौन करता है, लेबल जो है वो आइडेंटिफिकेशन वो FSC एंड RD से इशू होती है। अब जो प्रोजनी होगी प्री बेसिक सीड की उसको हम कहेंगे बेसिक सीड। अब ये जो BNS और प्री बेसिक सीड हैं वो रिस्पेक्टिव रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन जब वहाँ जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाती है प्रोविंशियल लेवल पे तो वो बेसिक सीड है। इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, वाइट कलर लेबल्स, और ये भी इशू करेगा FSC एंड RD। फिर है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड है प्रोजनी ऑफ बेसिक सीड। सर्टिफाइड सीड को ये प्रोड्यूस कौन कर सकता है, जो रजिस्टर्ड ग्रोअर्स हैं वो। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, ब्लू कलर लेबल्स, और ये भी इशू करेगा FSC एंड RD। अप्रूव्ड सीड, सीड ट्रू टू स्पीशी एज अप्रूव्ड बाय FSC एंड RD। FSC एंड RD ने जो फाइनली सीड को अप्रूव कर दिया है उसको हम अप्रूव्ड सीड कहेंगे। इस सीड को हम जिस तरह के लास्ट अप्रूव्ड सीड को रजिस्टर्ड सीड भी कहा जाता है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अक्सर रजिस्टर्ड सीड की भी टर्म यूज़ की जाती है, वो पूछ ली जाती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अप्रूव्ड सीड को ही रजिस्टर्ड सीड कहा जाता है और इसका पिंक कलर लेबल होगा। ट्रूथफुली लेबल्ड सीड एज इम्पोर्टेड बाय इम्पोर्टर्स अंडर ट्रूथ इन लेबलिंग रूल्स। तो इसके हमारे पास लेबल क्या है, येलो कलर लेबल है, तो वो हमारे पास होगा ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। सो आपने इसमें क्लास भी याद रखनी है, उसकी एजेंसी भी याद रखनी है, कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है ये भी याद रखना है, और उसकी लेबल्स भी याद रखने हैं। तो एक MCQs में हमारा सीड सर्टिफिकेशन वाला जो है एक टॉपिक वो कवर हो गया। तो इसलिए आपका बहुत थोड़े टाइम में आप MCQs को इस तरह डिटेल में करते जाएंगे तो बहुत थोड़े टाइम में आपके डिटेल्ड टॉपिक्स तैयार होते जाएंगे। नेक्स्ट है ब्रासिका ओलरेशिया इंटू ब्रासिका रेपा इज ब्रासिका जंशिया, ब्रासिका कैरिनेटा, ब्रासिका निग्रा, ब्रासिका नेपस, एंड द राइट आंसर इज ब्रासिका नेपस। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये आपको पता होगा कि हमने बेसिक्स में रीड किया था ब्रासिका ट्रायंगल को। ये आपने इसको डिटेल में देख लेना है कि कौन सी स्पीशी के क्रॉस से क्या हमारे पास आ रहा है, डिप्लॉयड कौन सी हैं, टेट्राप्लॉयड कौन सी हैं, उनमें जीनोम कौन सा AABB है, AACC है, BBCC है, या उसके क्रोमोसोम्स नंबर क्या हैं। तो ये आपने ट्रायंगल भी बना लेनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज आरिकिनोला सोर्स कौन सा है, ब्रासिका जंशिया, ब्रासिका कैरिनेटा, ब्रासिका निग्रा, ब्रासिका नेपस, एंड द आंसर इज ब्रासिका जंशिया। अब ये आरिकनोला क्या है, आरिकनोला वैरायटी का, किनोला की वैरायटी का नेम है, और आरिकनोला का जो सोर्स है वो जिस तरह के आंसर में है कि ब्रासिका जंशिया। ये पाकिस्तान की सिर्फ एक वाहिद वैरायटी है जिसका सोर्स ब्रासिका जंशिया है। बाकी सारी जो हमारे पास कनोला की वैरायटीज़ पाकिस्तान में हैं वो ब्रासिका नेपस में उनका सोर्स है। खा वो रचना किनोला हो, सांदल किनोला हो, सुपर किनोला हो, फैसल किनोला हो, पंजाब किनोला हो, या TM किनोला हो। सो आपने ये याद रखना है कि जितनी पाकिस्तान में वैरायटीज़ हैं किनोला की वो सारी ब्रासिका नेपस में है, और सिर्फ एक वैरायटी अब तक पाकिस्तान में अप्रूव हुई है जो कि ब्रासिका जंशिया से है। नेक्स्ट है जीनोम ऑफ स्प्रिंग व्हीट इज़ AABB,
ABC या ABD। मैं आपको बेसिक सेट रीड किया है एंड द आंसर इज़ AABBDD। अब यहाँ पे ये वाला चार्ट जिसकी मैं लास्ट टाइम MCQs में बात कर रही थी, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे पास डिप्लॉयड वीट है, जिसको हम ट्रिटिकम मोनोकोकम भी कहेंगे या इनकॉर्न वीट, तो वो हमारे पास है डिप्लॉयड वीट और उसका जो है क्रोमोसोम नंबर, उसका जो है वो AA है जीनोम। उसका क्रॉस हुआ था जो एक वाइल्ड टाइप जो डिप्लॉयड वीट है ट्रिटिकम सरसाई के साथ, तो BB जीनोम के साथ, जिससे एक टेट्राप्लॉइड आया वीट का ट्रिटिकम टर्जिडम AABB। ट्रिटिकम टर्जिडम जो है वो कई 10,000 साल तक कल्टीवेट होती रही एज एमर वीट। सो आपने याद रखना है कि इनकॉर्न वीट जो है वो हमारे पास डिप्लॉयड वीट है, उसको ट्रिटिकम मोनोकोकम भी कहा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है। इसी तरह ट्रिटिकम टर्जिडम है, उसका जो कॉमन नेम है वो एमर वीट है, और इसका क्रॉस हुआ था एक डिप्लॉयड वीट ट्रिटिकम ट्रॉक्साई के साथ, जिसका क्रोमोसोम नंबर है DD। तो ये हमारे पास आया इनको क्रॉस करवा के हेक्साप्लॉयड वीट, जिसको हम कल्टीवेटेड वीट भी कहते हैं, और जो स्प्रिंग वीट है वो भी कल्टीवेटेड वीट है, तो इसलिए उसको भी AABBDD जीनोम होगा। सो आपने ये डिटेल में 3 नाम आपने याद कर लेने हैं। इनकॉर्न वीट क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एमर वीट क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, और जो हमारे पास मॉडर्न वीट क्या है और उसका साइंटिफिक नेम क्या है। A flower having superior ovary is called as perigynous, epigynous, hypogynous and the answer is hypogynous। अब यहाँ पे हम ये पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं। एक फ्लावर एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमारे पास फ्लावर की। सो आपने ध्यान से देखें, जो फर्स्ट वन है हाइपोगाइनस फ्लावर। आप पहले टर्म को एनालाइज करें। हाइपो मीन बिलो एंड गाइनस मीन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ओवरी। हाइपोगाइनस यानी कि ओवरी के नीचे। इसमें इसका मतलब है कि जो फ्लावर के सारे पार्ट्स हैं, जो इसके पेटल्स, सेपल्स, एंथर्स, जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो ओवरी से नीचे होंगे। हाइपोगाइनस फ्लावर है कि जो फ्लावर के पार्ट्स वो हैं वो गाइनस पार्ट्स यानी कि ओवरी से बिलो होंगे, तो उसको हम कहेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। सो हाइपोगाइनस फ्लावर में फ्लावर पार्ट्स नीचे हैं, तो इसका मतलब है ओवरी सुपीरियर है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। सेकंड हमारी टाइप है पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस में आप अगर गौर करेंगे तो जो ओवरी है हमारी सेंटर में है, और जो सारे पार्ट्स भी पेटल्स, सेपल्स या एंथर्स हैं वो भी ओवरी के सेंटर से अटैच हैं, तो ये हमारे पास होगा पेरीगाइनस फ्लावर। और एपीगाइनस फ्लावर, इसमें जो फ्लावर के जो सारे पार्ट्स हैं, एपी मीन अबव और गाइनस मीन ओवरी। सो फ्लावर के जितने पार्ट्स हैं वो ओवरी से ऊपर हैं। ये आपने याद रखना है कि फ्लावर के सारे पार्ट्स ओवरी से ऊपर हैं, तो इसका मतलब है कि वो एपीगाइनस फ्लावर है। फ्लावर पार्ट्स ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि ओवरी जो है वो इन्फीरियर होगी। सो ये उलट है। हाइपोगाइनस में है ओवरी जो है हमारे पास सुपीरियर है, और एपीगाइनस में ओवरी इन्फीरियर है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ओवरी सुपीरियर किस में है, इन्फीरियर किस में है। F1 क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस या नन ऑफ दिस, एंड द आंसर इज टेस्ट क्रॉस। अगर F1 का क्रॉस किसी भी एक पेरेंट के साथ करवा दिया जाए तो उसको हम कहेंगे बैक क्रॉस, यानी कि उसके F1 का बैक टू इट्स पेरेंट क्रॉस करवाया गया है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो वो होगा हमारा टेस्ट क्रॉस। वर्किंग कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म इज कितने सालों के लिए जो वर्किंग कलेक्शन की जाती है जर्म प्लाज्म की, कितने ड्यूरेशन के लिए की जाती है, तो आंसर है इसका 3 to 5 years।
अब इसमें हमारे पास कलेक्शन जर्म प्लाज्म की कलेक्शन के ईयर के हिसाब से हमने उनके नाम रखे हुए हैं, जिस नाम दिए गए हैं। जिस तरह बेस कलेक्शन है कि हमने बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए अगर कलेक्शन की है जर्म प्लाज्म की अपने मटेरियल की, उसको नेगेटिव टेम्परेचर्स में -18 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कलेक्शन की गई है, तो उसको कहेंगे बेस कलेक्शन। अगर तो 8 से 10 सालों के लिए कलेक्ट किया गया है जर्म प्लाज्म, जिस तरह के एमसीक्यूज में भी 8 से 10 साल मेंशन है, तो ये हमारे पास होगी एक्टिव कलेक्शन। वर्किंग कलेक्शन है कि हम जिस पे काम कर रहे हैं, जिस पे जो हमारी कलेक्शन रिसेंट हमारे काम के में यूज़ होगी जर्म प्लाज्म की कलेक्शन, उसको कहेंगे हम वर्किंग कलेक्शन। तो ये थोड़े ड्यूरेशन के लिए 3 to 5 ईयर्स के लिए स्टोर की जाती है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज सीरियल सीड्स आर रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, ऑर्थोडॉक्स, बोथ या नॉन ऑफ दिस, और इसका आंसर है ऑर्थोडॉक्स सीड। सो इसमें 2 टर्म्स हमारे पास आई हैं, ऑर्थोडॉक्स सीड कौन सी है और रिकैल्सिट्रेंट सीड कौन सा है। तो आप ये समझ लें कि ऑर्थोडॉक्स सीड्स वो सीड है जो कि सर्वाइव कर जाता है, जिसको हम ड्राई भी कर दें या अगर फ्रीज भी कर दें तो उसकी जो वाइबिलिटी है मेंटेन रहती है। जब उसको हम सो करें या उसका जर्मिनेशन टेस्ट करें तो वो जर्मिनेट हो जाता है। तो हमारे पास ये जो तमाम सीरियल्स हैं, इनकी जो सीड्स हैं वो हमारे होंगे ऑर्थोडॉक्स सीड्स। रिकैल्सिट्रेंट सीड्स वो सीड्स जो कि ड्राइंग या फ्रीजिंग को बियर नहीं कर पाते, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। उनकी जो वाइबिलिटी है वो ह्यूमिडिटी अगर हमने 12% से लो कर दी है तो उसकी वाइबिलिटी पे भी इफ़ेक्ट आता है। तो वो सीड्स होंगे रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। इसके टाइप्स में हमारे पास आ जाएंगी एग्जांपल्स में कॉफ़ी है, टी है, मैंगो है। तो इनके जो सीड्स हैं वो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स हैं। विच वन इज़ C4 प्लांट? राइस, wheat, barley, maize, and the right answer is maize. सो यहाँ पे ये एक आपको चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें C3, C4 और कैम प्लांट्स का है। सबसे पहले कि जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, जिस तरह C3 की भी एग्जांपल दी गई है कि इसमें वीट, बार्ले, पेपर, राइस, टोमेटोज़ वगैरह। C4 में भी हमें सोरगम, शुगर केन, कैम का पाइनएप्पल है। तो ये सारी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। फिर ये आपने यहाँ पे ये भी याद रखें कि जो C3 हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 89% हैं इसका फ्लोरा। कैम प्लांट्स उसके बाद 10% है और C4 लेस देन 1% है। ठीक है, आगे जो इसका सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इसकी जो कार्बन फिक्सेशन के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट आती है वो है। तो C3 में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है PGA, ये 3 कार्बन होती है, मेलेट। बाकी C4 और कैम में मेलेट होती है, जो फर्स्ट कार्बन की जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन होती है। आगे एनाटॉमी भी है, इसको भी आपने रीड आउट कर लेना है कि इसमें क्या है डिटेल के साथ। ये देख लीजिएगा, इसके रेस्पिरेशन का भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो आपने ये चार्ट को लाजमी देखना है और इसको अपनी नोटबुक्स में नोट करना है। नेक्स्ट MCQs इज शुगर बीट इज C3, C4, कैम एंड नन ऑफ दिस। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह आपके नोट्स में ये भी एक MCQs कवर करेंगे, तो उसमें नोट्स में आपको सारी क्रॉप्स का लिख लेंगे जो भी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, तो हमारे पास ये MCQs भी कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर है C3। So next MCQs is which one is dicot plant? Wheat, rice, corn, peas, and the right answer is peas. यहाँ पे अब आपने एक चार्ट आपके सामने आ गया है मोनोकोट और डाइकोट का डिफरेंस। तो मोनोकोट्स में 1 कोटिलेडन, डाइकोट्स में 2 कोटिलेडन्स। इनका रूट सिस्टम का भी डिफरेंस है कि मोनोकोट में मोनोकोट्स में है फिब्रस रूट सिस्टम और जो डाइकोट्स हैं उसमें है टैप रूट सिस्टम। फ्लावर का भी डिफरेंस है,
इसके बाद लीफ का भी डिफरेंस है कि लीफ इसमें नैरो और पैरेलल वेन्स हैं, जबकि जो डाइकोट्स हैं उसमें ओवल या पालमेट नेट लाइक वेन्स होंगी। फिर वेस्कुलर बंडल का भी डिफरेंस है, स्कैटर्ड हैं इसमें, जिस तरह के डायग्राम में आप देख सकते हैं, और जो हमारे पास डाइकोट्स हैं उसमें रिंग्ड हैं। और पोलन ग्रेन्स हैं कि हैव 1 पोर और फरो, और जो डाइकोट्स में है 3 पोर्स और फरोज। तो ये आप इनको ये बस एक चार्ट है जिसमें आपका पूरा मोनोकोट्स और डाइकोट का डिफरेंस नजर आपको समझ आ गया। लेकिन अब आपके करने का काम ये क्या है कि इस चार्ट को भी नोट करें और नीचे एग्जाम्पल्स लाजमी करें कि मोनोकोट्स में इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो हमारी पाकिस्तान की क्रॉप्स हैं उनमें मोनोकोट्स कौन कौन सी हैं और डाइकोट कौन कौन सी हैं, तो वो उनकी एग्जाम्पल्स लाजमी याद करें। नेक्स्ट है ड्राइंग कैपेसिटी ऑफ ऑयल डिपेंड्स अपॉन आयोडीन परसेंटेज, स्पोनिफिकेशन, कार्बन चेन लेंथ, परसेंटेज ऑफ रूसिक एसिड, एंड द आंसर इज आयोडीन परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 27 है Sheldon and Sean recognize the cell as unit of structure and foundation of all living organisms and name the theory as। ये तो सबको पता होगा कि 1838 में जो ये थ्योरी पेश की गई थी इसको सेल थ्योरी कहते हैं। तो सेल थ्योरी की जो डेफिनेशन है वो आपको MCQ से मिल गई, आपने इसको रीड आउट कर लेना है। जंप प्लाज्म थ्योरी की जो हमने अगस्त वीजमैन ने दी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्री फॉर्मेशन थ्योरी थी, इसमें यह था प्री फॉर्मेशन का वर्ड से आप प्री मतलब पहले से ही फॉर्मेशन हुई है। इसमें साइंटिस्ट का ये कॉन्सेप्ट था कि जो ह्यूमन है वो ऑलरेडी मतलब एक पूरे प्री फॉर्म्ड है, पूरे का पूरा प्री फॉर्म्ड है आइदर एग और आइदर स्पर्म में। तो इसका बस ये होगा कि उसकी ग्रोथ हो के वो पूरा ह्यूमन की स्ट्रक्चर में आएगा। ये एक ह्यूमन बॉडी प्री फॉर्म्ड है। लेकिन एपिजेनेसिस थ्योरी आई, इसको रिजेक्ट किया। उसमें ये कहा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास एग सेल से भी आएगी और स्पर्म सेल से भी आएगी, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों की फ्यूजन होगी और एक वाइटल फोर्स इन्वॉल्व होगी जो इन दोनों की फ्यूजन में इन्वॉल्व होगी। और उसके बाद जो हम फर्टिलाइजेशन करके जो हमारे पास आएगा तो उससे ह्यूमन का स्ट्रक्चर होगा। यानी कि ह्यूमन का स्ट्रक्चर प्री फॉर्म नहीं है या कोई इसमें एक पर्टिकुलर सेल इन्वॉल्व नहीं है कि एग पर्टिकुलरली। कुछ थेरीज आई थी जिन्होंने कहा था कि जो एग सेल्स हैं वो उसमें एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर मौजूद है, या उसके अगेंस्ट थी कि स्पर्म्स को इस तरह कहते थे। लेकिन जो एपिजेनेसिस है इसमें कहा था कि बोथ एग और स्पर्म दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। रूसिक एसिड इज़ फाउंड इन मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमी, सैफफ्लावर, एंड द आंसर इज़ मस्टर्ड। तो रूसिक एसिड जो है इसकी वजह से पंजेंट स्मेल भी आती है, तो ये हमें पता है कि ये सरसों या मस्टर्ड में है। और मस्टर्ड में भी अगर 2% से कम है तो वो किनोला वैराइटीज़ में है। तो आपने लाजमी किनोला की टर्म है उसका फुल नेम और उसके जो डेफिनेशन है वो लाजमी देखनी है। सीड ऑफ सनफ्लावर इज़ नोन एज फज, अकीन, गैम्यूल, नन ऑफ दिस, एंड द आंसर इज़ अकीन। जो सनफ्लावर का सीड है उसको कहते हैं अकीन, और सेकंड टर्म इसमें फज है। फज हम जो है वो शुगर केन के सीड को कहा जाता है। एंड द लास्ट सी ऑप्शन इज़ गैम्यूल। तो आपने गैम्यूल को सर्च करना है। तो ये जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में के पार्ट में इन्वॉल्व है, तो ये आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है। एंड द 30th MCQ इज राइस हैज़ stamens 8, 10, 3 and 6, and the answer is 6। सो ये हमने इस तरह MCQs याद किया है कि मोस्टली जो सीरियल्स हैं मोस्टली उनमें जो है वो जो स्टेमन्स हैं या नंबर ऑफ एंथर्स हैं वो 3 हैं, एक्सेप्ट राइस में 6 एंथर्स होंगे। बाकी वीट में भी 3 हैं और जो बाकी मेजर्स हैं उनमें भी मोस्टली 3 एंथर्स हैं। सो आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है।
इसमें हमने अभी सिर्फ 30, आपको लगेगा सिर्फ 30 MCQs ही कवर किए हैं, लेकिन आपको आप ये देखें कि ये घंटे में हमारे पास 30 MCQs ही कवर हुए हैं। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स की डिटेल देख ली है। तो ये सेशन का पर्पज़ आपको सिर्फ गाइड करना है और आपके साथ डिस्कस करना है अपने लेवल पे कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है, और जो उसमें टॉपिक्स आए वो आपके साथ डिस्कस करें। लेकिन आपने 300 MCQs या 600 MCQs जो भी आपका टास्क आपको गिवन है, उनमें सारे MCQs को ऐसे ही रीड करना है और उसके ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। तो आप देखेंगे कि आपके बहुत जल्द ही बेसिक का एक अच्छा प्रोपोर्शन जो है टॉपिक्स का वो कवर अप हो जाएगा। बाकी आपके साथ एक एक MCQs को डिटेल में करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स हो जाएंगे, जो कि हेक्टिक हैं, जो कि आपके लिए भी सुनना इम्पॉसिबल है और डिलीवर करना भी थोड़ा टफ है। तो हम आपके साथ मेजर MCQs जो हैं वो आपके साथ डेली शेयर किया करेंगे, उनके पे डिस्कशन किया करेंगे। बाकी इन MCQs में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, जिस तरह मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। तो आपने कमेंट्स में नीचे लाजमी उसको मेंशन करना है। आपकी कोई सजेशन है वो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। और इसके अलावा कोई भी स्ट्रेटजी है आपकी या जो आप हमसे चाह रहे हैं तो वो आप लाजमी शेयर किएगा, ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए जो आपकी प्रेपरेशन में फुल आपकी हेल्प की जाए और आपके लिए एक जो रास्ता आसान किया जाए। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया इफ़रा अमजद का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल रही हैं और ये जो फ्री सेशन सीरीज़ है ये आप लोगों के लिए कंडक्ट करवा रही हैं। कल वाला सेशन भी हमने किया था, लेकिन एक टेक्निकल इशू की वजह से हमारा कल का जो लेक्चर था वो नहीं हो सका। तो उसमें लेकिन हमने तो पूरी कोशिश की, तकरीबन 2-2.5 घंटे हमने दिए, लेकिन नेट इश्यूज़ और कुछ लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम की वजह से कल का सेशन नहीं हो सका। अच्छा, ये जो चीज़ आपने अभी देखी है कि जो 50 मिनट्स के अंदर अभी 30 MCQs कवर हुए हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं। ये जो जॉब्स होती हैं थ्रू PPSC या FPSC, तो ज़्यादातर जॉब्स PPSC और FPSC के थ्रू आती हैं, और अगर इसमें भी देखें तो ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो PPSC के थ्रू होती हैं, जिनके थ्रू जो है वो ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर जो होता है बेशक 1 पेपर MCQs हो या सब्जेक्ट, क्योंकि दो ही तरह की जॉब्स इसमें आती हैं, या 1 पेपर MCQs होती हैं जिसके अंदर जनरल नॉलेज आता है और वो सारे सब्जेक्ट उसके अंदर कवर होते हैं, जैसे करंट अफेयर है और उसके अंदर कंप्यूटर साइंस है, उसके अंदर मैथ के क्वेश्चन भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, और उसके अंदर हर चीज़ जो है वो आ रही है। तो वो 1 पेपर MCQs हो या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जैसे कि अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर की सीट्स हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स की सीट्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की सीट हैं, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सीट्स हैं, तो इसमें हम जो है वो गाइडेंस दे सकते हैं। इसमें अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैंने किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करना है, मैं पेड एकेडमी ज्वाइन करूँ या फ्री एकेडमी ज्वाइन करूँ, तो वो वहाँ पर कम्प्लीटली मैं उन्हीं पर इन्हिसार करूँ और वो मुझे स्पून फीडिंग करें या वो मुझे इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट नोट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप PPSC के पिछले पेपर्स निकाल के देखें तो सिनेरियो सम टाइम बिल्कुल जो है वो चेंज होता है। मतलब कि पिछली दफ़ा होता है कि किसी और सेंस में पेपर आया है या किसी जगह से उन्होंने ज़्यादा मेजर पोर्शन दे दिया है, तो अगली दफ़ा जो होता है वो बिल्कुल न्यू MCQs आ रहे हैं और बिल्कुल उसका पैटर्न चेंज है। तो PPSC आपको बिल्कुल चेंज कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये इतना हिस्सा सिर्फ कर लूँ तो इसी में से MCQs आएंगे। वो हर तरफ से हर जगह से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे अहम बात ये, जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे तो आपको उतना फ़ायदा होगा कि इसमें हम आपको गाइडेंस देंगे। इसमें और भी दूसरे स्पीकर्स आएंगे, वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर करेंगे, लेकिन ये कि तैयारी आप लोगों ने खुद करनी है। सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। आप ये जो MCQs तैयार कर रहे हैं, इन डिटेल MCQs की तैयारी करें। एक MCQs तैयार किया उस पर रुकें। जैसे कि अभी बहुत सारी मिसालें हमने आपके सामने रखी हैं कि अगर एक पूछ लिया गया कि डाइकोट कौन सा है, तो अब आप डाइकोट और मोनोकोट दोनों देखें और उनकी एग्जांपल्स मेजर क्रॉप्स में से इनलिस्ट कर लें कि ये डाइकोट हैं, ये मोनोकोट हैं। C3 प्लांट्स का पूछा गया है, तो एक C3 का MCQs पूछा गया, तो C3 का एक चार्ट बना लें। तो C3 कौन से हैं, C4 कौन से हैं और कैम प्लांट्स कौन से हैं, और इनमें जो है इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक हो गया। और इसमें जो पहला जो कंपाउंड है वो कौन सा बनता है, ठीक है। तो अगर इस तरह आप तैयारी करेंगे, अगर कोई आपसे किसी क्रॉप का साइंटिफिक नेम पूछ लिया गया, तो आप इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स हैं उनका साइंटिफिक नेम जो है वो लाजमी करें।
इससे ये होगा कि आपका ये जो तैयारी और वन लाइनर नोट्स जो आप खुद बनाएंगे या ये जो चार्ट्स आप बनाएंगे, जैसे कि मोनोकोड, डाइकोड का, C3 का, C4 का, कैम का, साइंटिफिक नेम्स का, क्रोमोसोम नंबर्स का, उनके क्रॉप्स के सीड रेट का, उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ का, मतलब इस तरह सोन। तो ये जो नोट्स होंगे ये आपके सारी ज़िंदगी काम आएंगे। आपने इस टेस्ट की तैयारी करनी है, अल्लाह पाक इसी में आपको कामयाब करे, लेकिन अगर आप नेक्स्ट किसी सेशन नेक्स्ट तैयारी करते हैं तो वो जो नोट्स होंगे वो आपको जल्दी से तैयार होंगे, वो आपके जहन में बैठेंगे। और वो ये नहीं होगा कि आपने यहाँ पर तैयारी की, MCQs को 3-3 4-4 दफ़ा देखा, तो जब आप PPSC में बैठते हैं जाके उसको देखते हैं तो वो सम टाइम वहाँ पर जाके जहन से निकल जाता है और बंदा सही आंसर टिक करने की बजाय गलत आंसर टिक कर आता है। तो इसलिए जो है वो अपनी आदत बनाएं कि मैंने जो है वो वन लाइनर नोट्स अपने नोट्स बनाने हैं और एक एक MCQs की इन डेप्थ में जाके फिर तैयारी करनी है। अगर आप इन डेप्थ में तैयारी करेंगे तो आप मार नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं, पास तो 40 नंबर वाला कर लेता है, तो लेकिन इसमें रिकमेंड होने के लिए आपको कम से कम 65 से 70 के दरमियान नंबर चाहिए होंगे। लेकिन ये चीज़ आपको आगे जाके समझ आएगी कि अगर आप रिकमेंड हो गए हैं, 65 मेरिट बना है और आपके 67 68 नंबर हैं, तो ये नंबर इनफ नहीं होंगे आगे सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर आगे जाके आपको सिलेक्शन में उन बच्चों के ज़्यादा चांसेस होते हैं, 80 to 90% बच्चे वो सिलेक्ट होते हैं जिनके रिटन में हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। जो हाईएस्ट मार्क्स वाले नंबर होते हैं वो इंटरव्यू में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएं। और वो क्योंकि वहाँ पर जो मेरिट होता है वो चंद पॉइंट से 0.01 0.02 इतने पॉइंट के साथ जो है वो रह रहा होता है। तो वहाँ पर जाके फिर बंदे को पता चलता है कि मैं तो इसलिए रह गया, मेरा हर चीज़ मैंने कर ली थी लेकिन मेरे रिटर्न में मार्क्स थोड़े थे। तो ये चीज़ें जो आप अभी वन लाइनर नोट्स बनाएंगे, अपने चार्ट्स खुद बनाएंगे, तो ये चीज़ें आगे आपको इंटरव्यू में जो है वो काम आएंगी। आपको इंटरव्यू में एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने हर चीज़ कवर की हुई है, मैंने हर चीज़ को तैयार किया हुआ है। तो एक वो जो कॉन्फिडेंस होता है इंटरव्यू में, जो बच्चे लूज़ कर जाते हैं, तो वो आप कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। और एक चीज़ अपने जहन में से निकाल दें कि PPSC कोई वन नाइट वाला सीन नहीं है इसमें, कि जो है वो आप कहेंगे मैं आखिरी हफ्ते के अंदर पढ़ लूँगा, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है वो टिक कर लें, सिर्फ वो पढ़ लूँ, या मैं सिर्फ जो पिछले पेपर उठा के देख लूँ एग्रीकल्चर ऑफिसर के, साइंटिफिक ऑफिसर एग्रोनॉमी के, PP के, PBG के, एंटो के, तो इनके मैं वो पिछले पेपर उठा के कर लूँ तो बस वो हो जाएंगे तो मेरा जो हो जाएगा, या मैं सिर्फ जो बेसिक एग्रीकल्चर को एक दफ़ा देख लूँ। ऐसे नहीं होगा, आपको इन डिटेल तैयारी करनी पड़ेगी। ये जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं ये ऐसे नहीं होती कि मतलब कि उन्होंने जस्ट एक दफ़ा पढ़ा और उसके बाद जो है वो उनकी सिलेक्शन होगी, ऐसे नहीं होता। वो पीछे कोई 2 4 6 माह से वो लगातार तैयारी कर रहे थे और इन डिटेल उनकी तैयारी होती है। मैं इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक SO की सिलेक्शन हुई रिसेंटली, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने जो है सिलेक्शन हुई है तो मतलब आपने कैसे तैयारी की। उसने कहा कि मैंने जो ये जो MCQs थे PBG के, मैंने हर सोर्स से इकट्ठे किए और मैंने उनको 7 दफ़ा रिवाइज़ किया। एक दफ़ा करने के बाद उनको याद किया, याद करने के बाद उनको फिर रिवाइज़ किया, फिर रिवाइज़ किया, टोटल 7 दफ़ा मैंने किया। और वो बता रहे थे कि जब मेरे सामने पेपर आया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये तो बस हर चीज़ वही है जो मैंने की हुई है, और मैं आधे घंटे के अंदर पेपर करके मैं मतलब कि फ्री हो गई थी। तो ये चीज़ें तब होंगी जब आपने इन डिटेल इन डेप्थ तैयारी की होगी। अगर आपने सिर्फ इनको सुपरफिशली देखा है, ऊपर ऊपर से देखा, MCQs एक देखा दूसरा देखा, जैसे आपको भी 300 MCQs डेली बेसिस पे दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट उसको दे रहे हैं, तो आप सिर्फ कहें कि मैं ये इतना सा करूं और मेरा जो काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट जो सीट्स आनी है उनकी भी तैयारी अभी से करें, साथ में इन डिटेल तैयारी करें और अपना टाइम ज़ाया ना करें। अपने डेली की रूटीन बनाएं, अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। अपनी लिस्ट बना के उसमें देखें कि मैंने डेली बेसिस पे कितने MCQs किए, मैंने वन लाइनर नोट्स अपने कितने बनाए हैं और मैंने रिवाइज़ कितना किया। आपका सारी चीज़ों के साथ साथ जो रिवाइज़ करना है वो बड़ा ज़रूरी है। जो है अगर आप रिवाइज़ नहीं करते तो आप जो है वो ये भूल जाएंगे आपको जो है ना वो कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। बंदा ये समझ रहा होता है कि मुझे याद है, लेकिन जब बंदा पेपर करने बैठता है वहाँ पे इतना कंफ्यूज होता है और वहाँ पे हर चीज़ स्किप हो रही होती है, और वो बंदा जो है ना वो उस टाइम, और यहाँ फिर बंदा ये समझता है कि मुझे तो सारा आता था, मैं सही करके आया हूँ, तो वो एंड पे ये होता है कि वो बहुत सारे बेतहाशा MCQs जो होते हैं उनका गलत आंसर लगाया होता है क्योंकि उसने रिवाइज़ नहीं किया होता। तो अपनी रिवाइज़ की रूटीन जो है वो
लाजमी बनाएं। और डेली, क्योंकि आप ये समझ लें कि आपके पास जो है वो 35 to 40 डेज़ मैक्सिमम इतने डेज़ हैं, इसके बाद आपका AO का टेस्ट हो जाना है। तो आप जो है वो डेली की रूटीन बनाएं कि मैंने कम से कम 4 से 5 घंटे टाइम देना है, इतनी मैंने तैयारी करनी है और इनको मैंने डिफरेंट सोर्सेज से तैयारी करनी है। तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाबी लाजमी मिलेगी। और दूसरा ये है कि जितना आप दूसरों के साथ इसको डिस्कस करेंगे उतनी आपकी तैयारी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप किसी और एंगल से तैयारी कर रहे हैं, अगला किसी और एंगल से तैयारी कर रहे हो, तो जब आप एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं तो फिर आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर आप ये कहें कि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करना, मैंने किसी से पूछने, तो ऐसे जो है वो मुश्किल है। और एक और अहम बात मैं आपको बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाते हैं उनकी कामयाबी की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। अपने नोट्स बनाते हैं और अपनी साथ तैयारी करते हैं ख़ुद से, तो अपना मटेरियल इसमें ऐड करते हैं, तो उनकी जो है वो कामयाबी की रेशो बहुत ज़्यादा थी, बजाय इसके कि आप जो है वो कहें कि मैंने ये 1000 MCQs कर लिए, बेसिक एग्रीकल्चर कर लिए, सोहेल भट्टी के MCQs कर लिए या पाक MCQs कर लिए, तो मेरा सारा सिलेबस कवर हो गया। तो ऐसे नहीं होता। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह ये सेशन हमारा साथ साथ चलता रहेगा, टेस्ट सीरीज़ भी साथ साथ चलती रहेगी। तो आप लोगों ने जो है